अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। सर, हर तरफ चर्चा है कि भारत जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी मानते नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। लेकिन आप वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं आपके ख्याल से जो अभी तक पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसमें चाहे कोई प्रोजेक्ट्स हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, या चाहे कंट्री के अंदर ही कोई ऐसे काम किए हो, चाहे वो आप कह लीजिए राम मंदिर प्रोजेक्ट को भी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से खैर राम मंदिर तो एक आपका कहना चाहिए कि डोमेस्टिक एक चीज है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके ख्याल से भारत ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से अब ये कहा जाने लगा है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो भारत बनेगा, या बन चुका है, या मेकिंग है। आरजू जी, पिछले 1000 साल के इतिहास को अगर छोड़ दीजिए, जब कुछ एक आइडियोलॉजीज ऐसे आई जिन्होंने फोर्स को इस्तेमाल किया दुनिया के चीजों को इधर उधर करने के लिए, दुनिया भर में आपस में इधर उधर छोटी लड़ाइयां हो वो एक अलग बात है। फोर्स के आधार पे दुनिया की आइडेंटिटी को चेंज करने का काम 800 साल 700 800 1000 साल पहले शुरू हुआ। कुछ एक आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने कहा सब गलत है, एक सही है, बाकी सबको चेंज करो, ये वो करो। दुनिया ने लोग उससे लड़े, कुछ चीजें पेरिश कर गई, कुछ कल्चर अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर पाए, वो चेंज हो गए, लेकिन बहुत सी चीजों को लोगों ने प्रिजर्व कर लिया। भारत उन जिसे कह लीजिए गिने चुने उसमें है जिसने इस फोर्स को, दुनिया भर के फोर्स को विदस्टैंड किया और अपने आप को बचाया। भारत इस दुनिया की पावर बनेगा, मगर मजे की बात है भारत का पावर विल नॉट बी द पावर ऑफ गन, भारत का पावर विल नॉट बी द पावर ऑफ बम, भारत का पावर विल नॉट बी द पावर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एटम्स, न्यूक्लियर वेपन्स। भारत का पावर इसलिए होगा क्योंकि ये पावर जो दुनिया को आज समझ में आ रहा है कि पीस से बड़ा पावर कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग पावरफुल मोर देन पीस, और पीस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन हैव, बिकॉज आने वाला समय इंसानों की वैल्यू करता है। मानव जीवन जो कि 60 70 80 साल जो भी है वो उसको वैल्यू करता है, वो उसकी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। पहले ऐसा था कि आइडियोलॉजीज के लिए इंसानों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया बिना ये सोचे कि इन आइडियोलॉजीज पे मरना सही है या नहीं है। और भारत शुरू से आइडियोलॉजी पे नहीं, मानव सेंट्रिक रहा। भारत ने क्या दिया दुनिया को? भारत ने कभी ये कहा कि सब गलत है ना, भारत ने कहा योग करो तो तुम अपना बेस्ट यूज कर पाओगे। भारत ने कहा आयुर्वेद लो ताकि तुम अपनी व्याधियों को दूर कर सको। भारत ने दुनिया से क्या कहा? भारत ने दुनिया को कहा कि सब सुखी हों, कोई जरूरत नहीं है कि हमसे नीचे बन के रहो, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। सबकी सुख की कामना करने का जो वेपन है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखता है। भारत के पास जो वेपन है आरजू जी, उस वेपन का नाम है पीस। ओम शांति शांति शांति। पीस के नाम पे लोगों ने दुनिया को मारने काटने का जो है वो तरीका अपनाया। भारत ने कहा कि पीस करने के लिए सिर्फ आपस में प्यार करो, आपस में एक दूसरे का भला करो, सबका पीस होगा, सब एक साथ रह सकते हैं। तो आपने पता नहीं, मैंने कभी आपको शांति मंत्र जो है, मैं बड़ा मुझे पसंद है शांति मंत्र जिसको आप कहती हैं, आई रियली लव इट। अगर कभी आपने सुना है तो, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन के समेत पढ़ देता हूं, ठीक है ना? तो इसको इट इज समथिंग विच हैज अ वेरी प्रोफाउंड मीनिंग। ओम द्यौ शांति रक्त शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब आप सोचिए, ये कह रहा है कि शांति का मतलब है कि हर किसी में, जीव में, जंतु में, वन में, पवन में, उपवन में, सूरज में, आसमान में, पृथ्वी में, मानव में, कीड़े में, मकोड़ों में, सब में शांति कीजिए। और शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब होता है जब आप स्वयं से, अंदर से आप कंटेंट हैं, आपके अंदर लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर किसी को देख करके हवस नहीं है।
ये जो स्टेट ऑफ, जब आप पीसफुल में होंगी ना, व्हेन यू हैव इंटरनल पीस देयर विल बी एक्सटर्नल पीस। देयर कैन नेवर बी अ पीस विद इन यू व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल पीस। आप दुनिया को मार के शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये हमारी फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी का जब लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि ये देने का काम, आप दुनिया की सारी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, मगर जीव की शांति, जंतु की शांति, पृथ्वी की शांति, अंतरिक्ष की शांति, नदी की शांति, जल की शांति, सबकी शांति की बात करने वाला, सारे मानवों की शांति की बात करने वाला एक ही आइडियोलॉजी है, उसका नाम है हिंदुत्व। ये है हिंदुत्व। इसीलिए हमारा समय होगा, क्योंकि हम शांति की बात करते हैं। मगर सर उसके साथ बिल्कुल ठीक, लेकिन सर यकीनन गवर्नमेंट जो रही है मोदी जी की, मैं उसी पे आ रहा था, 10 साल मैं उसी पे आ रहा था। उन्होंने भी तो कुछ किया होगा ना, जो पूरी दुनिया के ऊपर गए। जी, मैं उसी पे आ रहा था। जिन लोगों ने भारत को पिछले 70 साल से शासन किया, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को लात मार दी थी। उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया का कुछ अपना ही कंस्ट्रक्शन बनाया। मोदी जी ने इस आइडिया को वापस से एम्ब्रेस किया। हमारे यहां खुल के, चाहे वो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हो, चाहे वो कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग, उन्होंने कहा हमें हिंदुत्व से नफरत है। और भारत को कभी सोशलिज्म से चलाने की कोशिश करी, भारत को कभी कम्युनिज्म से चलाने की कोशिश करी, कभी इस्लामिज्म से चलाने की कोशिश करी। लेकिन भारत जब इन तीनों आइडियोलॉजी से चला, तो या तो वो बिखर गया, या तो वो टूट गया, या तो वो भिखारी हो गया, या तो वो गरीब हो गया। 1991 में हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी की मॉडल ने हमें बैंकक्रप्ट बना के दे दिया था, उस देश को जो कि दुनिया के सोने की चिड़िया थी। और हमारा जो वेल्थ है वो सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं है, वो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है। मोदी जी आए, हमारे यहाँ कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजायमानम तदान्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का मतलब ये नहीं है रिलीजन, कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय लॉ, ना ना ना। धर्म का मतलब है कि जो आप समझिए, जो वर्चू सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है। धर्म की हानि मतलब जब आप सबकी शांति ना सोच के एक की शांति करें। धर्म रिलीजन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे यहाँ एक वर्ड है मासिक धर्म। मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट अ वुमन गोज थ्रू। सो धर्म रिलीजन नहीं है, क्योंकि विमेन की आइडेंटिटी का पार्ट है वो। धर्म वो है जो आपका आइडेंटिफाई करता है, आपकी प्रॉपर्टी को बताता है। सो इसलिए मोदी जी ने भारत को भारतीयता से चलाया। और ये क्यों चला सके वो? क्योंकि वो लोग बच गए भारत के स्कूल कॉलेजेस में जाने से। जो लोग भारत के स्कूल, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत से अच्छे भी लोग हैं, लेकिन वो भारत के उन स्कूलों और कॉलेजों में गए जहां पे भारत की शिक्षा छिपी हुई थी। भारत के 70 साल के एजुकेशन सिस्टम ने भारत को मिटाने का काम किया, भारत की आइडेंटिटी को छुपाने का काम किया, और भारत के अभिमान को दबाने का काम किया। मोदी जी हैं जिनको मैं तो बड़े खुले ढंग से कहूंगा वो एक अवतार है। मोदी जी ने आकर के बताया कि भारत हिंदुत्व से चलेगा, तो 10 साल में देख लीजिए क्या से क्या हो गया। भारत की लीडरशिप को मानने के लिए दुनिया तैयार है, भारत को लीडरशिप का रोल देने के लिए दुनिया तैयार है। क्या अरब, क्या वेस्ट, एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स भारत। और मोदी जी चूंकि भारत की फिलॉसफी को समझते हैं, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को पढ़ा। उन्हें अपने फिलॉसफी पर कॉन्फिडेंस है। और मजे की बात है कि वो सिर्फ पढ़े नहीं है, वो समझते हैं। द मैन कैन थिंक, द मैन कैन एनालाइज, द मैन कैन कंसेप्चुअलाइज। मेरे मामा से मेरी बातचीत हो रही थी, आईआईटी के प्रोडक्ट है मामा मेरे, ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली के। तो रेलवे में थे उस समय, बहुत बड़ी पोजीशन पे। तो मेरे मामा ने बताया कि जब आप मोदी से बात करो तो आपको लगता नहीं है कि यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जो इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता है। सो द मैन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। आप उनसे इंजीनियरिंग की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात। मैन नोज एवरीथिंग, ऑक्टोजेनेरियन जिसे कहते हैं। मगर सर वो सिर्फ रिलीजन को लेके तो नहीं चले ना। मोदी जी ने तो जैसे इकोनॉमी भारत है में रिलीजन तो कभी था ही नहीं। वो भी था नहीं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि हिंदुत्व को लेके चले, तो इसलिए उनको हिंदुत्व रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व फिलॉसफी है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुत्व। ये सामने वाली की समस्या है कि वो कह रहा है तुम्हारा रिलीजन है, तुम्हारा रिलीजन है। क्योंकि ये जो अब्राहमिक फेथ है ये मैं और तुम पे आधारित है। जब मैं कह रहा हूं, मैं हम की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबकी शांति हो, ये कौन सा धर्म है?
हमने ये भी नहीं कहा कि तुमको विष्णु को मानना है, तुमको इसको मानना है। हम तो कह रहे तुमको एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, तुमको तुम्हारा भगवान प्यारा हो, वही सच्चा भगवान है। ये कौन सा रिलीजन वो है? तो सही है, लेकिन सर उन्होंने उसके ऊपर भी तो काम किया ना, कि जो बाकी कंट्रीज हैं उधर से मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी कंट्री में आई, उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया। और इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन दोनों के ऊपर आपको लगता है कि ज्यादा काम किया गया, इसी वजह वो से इसीलिए पूरी दुनिया भी समझ रही है कि आप लोग सुपर पावर बनने जा रहे हैं, खासतौर पे चाइना परेशान है। वो इसीलिए मोदी जी ये कर पाए। मोदी जी ने, देखिए, आप हिंदुत्व की ब्यूटी यही है, वो समावेशी है। हिंदुत्व का मतलब इकोनॉमिक्स, हिंदुत्व का मतलब डिफेंस, हिंदुत्व का मतलब सब कुछ। सब भाई आप समझो तो हमारी फिलोसफी। हम बार बार कह रहे हैं हम रिलीजन नहीं है, वी आर अ फिलोसफी, वी आर अ फिलोसफी, वी आर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंडर में स्टैट्यूट बनते हैं, रिलीजन स्टैट्यूट है। हमारा हिंदुत्व फिलोसफी है जब सबकी बात करता है। तो जो वो आप जिसको आर्थिक नीति की बात कर रही हैं, उनकी आर्थिक नीति क्या है? ये इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन नहीं, उनकी आर्थिक नीति है कि जो सबसे पिछड़ा गरीब आदमी हो उसकी वेलफेयर के लिए तुम काम करो। बाकी तो उन्होंने लोगों से कहा, उन्होंने लोगों के अंदर छुपे हुए जो जिसे समझ लीजिए उद्यमी है, उसको उन्होंने बाहर निकाला। मोदी जी की इकोनॉमिक सफलता क्या है? 25 करोड़ लोगों को, अभी जो रिसेंट बजट आया है, ये इंटरिम बजट, इसमें उन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को वो गरीबी से वापस निकाल पाए। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व की फिलॉसफी पे चलते हैं। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। वो ये नहीं देखते कि मुसलमान के घर में ज्यादा जा रहा है क्या, जो बेनिफिट है वो भारत की मिट्टी का बेटा है, उसका जो रिलीजन होगा, उसको जो अल्लाह या जीसस या बुद्ध या राम जो प्यारे हैं वो उसका है। लेकिन जब वो हिंदुत्व की फिलॉसफी से शासन करने आते हैं, वो कभी किसी में अंतर्भेद नहीं करते। तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? मीरा मांझी के घर में उन्होंने, गरीब गुरबा के घर में उन्होंने पहुंचा दिया, क्या नाम है, गैस कनेक्शन। ये है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और बाकी के लिए तो उन्होंने कहा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन्होंने लोगों से कहा स्टार्टअप करो। मोदी जी हैज इनकरेज पीपल टू डू इकोनॉमिक्स। ही इज नॉट सेइंग हमारा जॉब है इकोनॉमिक्स करना। वो कह रहे तुम करो इकोनॉमिक्स, तुम खोलो कंपनी, तुम्हारे आइडियाज हैं, आओ हमारे पास, हम तुम्हें स्टार्टअप के लिए पैसा देंगे, हम तुम्हें इनकरेज करेंगे। हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि नौकरी ढूंढो नौकरी ढूंढो, तुम्हारा माइंडसेट बना देंगे कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो फेलियर है। मोदी जी ने जहनों को बदला है, तभी हमारी इकोनॉमिक्स डेवलप हो रही है। वरना इसी कंट्री में क्यों नहीं हो रहे थे? इतने बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ रही थी, बाद में आई। ऐसा नहीं मैं किसी गवर्नमेंट की फेवर कर रहा हूं, लेकिन 1991 से आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते थे तो वो डिस्करेज किया जाता था। आइडिया ऑफ बिजनेस को आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म समझ के उसको गंदी निगाहों से देखा जाता था, इंडस्ट्रियलिज्म को बुरी निगाहों से देखा जाता था। आज वो चीजें चेंज हुई हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी की जो हिंदुत्व की इकोनॉमिक पॉलिसी है कि अर्थ जो है वो जरूरी है आपके स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए। तो मोदी जी की इकोनॉमिक्स ये नहीं है कि उन्होंने कोई गूगल के साथ और एआई के साथ और ये सब कर दिया, वो तो आई है। मोदी जी की इकोनॉमिक्स है जब मीरा मांझी के घर वो पहुंचा देते हैं एक सिलेंडर और एक गैस, जिससे कि उसकी जो शक्ति है वो बाहर जाकर के अपना पेट पालने में ज्यादा लगे, घर के चूल्हे चौके में न बैठी रहे बेचारी 4-5 घंटे। आप समझिए, मोदी जी की ये है कि जब उन्होंने कोरोना में इतने लोगों की जान बचा ली, इतने लोगों की उन्होंने भोजन उनको फ्री में प्रोवाइड किया, ये मोदी जी की स्कीमें हैं जो इकोनॉमिक्स को, भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? स्टेट के पास पैसा आया। देखिए दो चीज है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ। इंडिया में कभी वेल्थ की कमी नहीं थी और ना होगी, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत उद्यमी हैं। इनको सिर्फ छोड़ देना है, वो आपको बना के दिखा देंगे क्या क्या। आप देख लीजिए अडानी, अंबानी, टाटा, ये लोग, इन्होंने दुनिया में और बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल स्टार्टअप कर रहे हैं। हमारे यहाँ माइंडसेट चेंज किया मोदी जी ने, ये इकोनॉमिक्स है। अब बच्चे जो है ना, ग्रेजुएट होने के बाद ये नहीं करते डिग्री ली है पर नौकरी नहीं है, डिग्री ली है पर नौकरी नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं? यार ये आइडिया, इस पे काम करते हैं, यार ये आइडिया, इस पे पैसा बनाते हैं। ये किया है मोदी जी ने। दिस इज व्हाट स्टार्टअप इंडिया, दिस इज व्हाट स्टैंड अप इंडिया। डिजिटल इंडिया से उन्होंने, आज हम आप पैसे बना रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। उन्होंने डेटा इतना सस्ता कर दिया। आप जो है इकोनॉमिक्स आज की डेट में डेटा है। अभी मैंने आज पढ़ा कि फेसबुक का जो मार्क जकरबर्ग है, ही इज गोइंग टू बी मोर रिचर देन बिल गेट्स। मार्क जकरबर्ग क्या करता है? क्या है उसका बिजनेस? फेसबुक पे वो डेटा इधर से उधर कर रहा है। इंटरनेट इज मनी।
उन्होंने डेटा फ्री प्रोवाइड कर दिया। आप देखिए आज की डेट में इंडिया में ब्लास्ट हुए पड़ा, छोटे छोटे लोग यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं जिनका चैनल कोई नहीं देखता, मैं जाता हूँ उनके चैनल पे, क्योंकि मुझे पता है ये डेटा का पावर क्या है। डेटा इज वेल्थ। सो दिस इज व्हाट स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर आपका वो क्या नाम है, वो वाइब्रेंट इंडिया भी, वो क्या था जो स्टार्टअप इंडिया। मोदी हैज चेंज द पीपल्स माइंड एंड दैट्स वेयर द वेल्थ इज कमिंग। अगर वो चाहते दूसरा ये था, इसको प्राइवेटाइज को, इसको नेशनलाइज कर लो, उसकी कंपनी खरीद दो, सब देश चलाएगा, सबके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाएगी और सबका उन्होंने बेड़ा गर्क कर देना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा भैया ले जाओ, तुम लोग चलाओ, हम तुमको। अब वो डिफेंस को भी खोला है उन्होंने। क्यों भारत के लोगों में को तुम अपंग बना के चलना चाहते हो कि जो खाली एक एग्जाम पास कर दिया, खाली उसको बिजनेस करने आता है? एग्जाम पास करने वाला ब्यूरोक्रेसी का बिजनेस से क्या लेना देना है? अगर उसके अंदर बिजनेस की क्षमता होती तो वो ब्यूरोक्रेसी में क्यों आता? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। इंडिया को बाबू राज से बना करके उन्होंने इंडिया को वापस से वेलफेयर कंट्री बनाने का कहा। उन्होंने लोगों से कहा आपके अंदर प्रतिभा है, आप बनाओ। वो कोई एक मिलियन या 10 लाख या 1 लाख के सब्सक्राइबर के यूट्यूब के चैनल पे पहुंच जाते हैं, उससे बोलते हैं हाँ भाई कैसी हो। मोदी हैज चेंज द माइंडसेट एंड दिस इज मनी इज हियर। मनी इज हियर। आप अगर नेचुरल रिसोर्सेज में मनी कहेंगे, गया जमाना। अब तो अब इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ता है, इस मिनरल को निकालो कि उस मिनरल को। टुडे आरजू जी, मनी इज एन आइडिया, वेल्थ इज एन आइडिया। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया, never create the wealth. And Modi has given India the power to think. He made India thinking again. That's what Modi ji ने जहनों का निर्माण किया है, and hats off to that man and his vision. सर टीम का भी तो बहुत उसमें रोल होता है, और बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर हो गए या दूसरे मिनिस्टर्स उनके हो गए, अमित शाह जी हैं। आपको लगता है कि मोदी जी ने जो टीम सेलेक्ट की अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपनी कैबिनेट चलाने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इंडिया जो है वो एक तरह से सुपर पावर कहलाया जाएगा एशिया में फर्स्ट? ऐसा है कि जयशंकर साहब तो पहले भी थे, ठीक है ना, अमित शाह भी पहले थे। अमित शाह जेल में डाल दिए गए थे, जयशंकर साहब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट उसमें थे। ये लोग थे कैपेबल हैं, इंडिया में बहुत कैपेबल हैं। इंडिया में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बिजनेसेस करके $1-1 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दी। पहले भी थे ये बच्चे, इनको इंकरेज नहीं किया जा रहा था। पहले मनरेगा पे जोर दिया जा रहा था कि 300 रुपए दिहाड़ी कमाओ। अब ये नहीं कह रहे कि 300 रुपए दिहाड़ी कमाओ, अब कह रहे यार तुम खुद बनाओ, तुम्हारे में क्षमता आओ मेरे पास, हम तुम्हें देंगे रोजगार के लिए 10,000 रुपए, लो अपना बिजनेस शुरू करो। क्यों तुम्हें ये गड्ढा खोदना है पसीना, और फिर उस गड्ढे को भर दे, फिर उस गड्ढे को तुम डिपेंडेंट रहो। वो भी जरूरी है, मैं उसको कमी नहीं कर रहा हूं, जिसके लिए है वो भी जरूरी है। लेकिन आप 10,000 रुपए किसी को लोन दीजिए, वो लोन लेकर के अगर कोई अपना चाय पकौड़ी की दुकान खोल रहा है, कोई मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल रहा है, कौशल उसमें स्किल डेवलप हो रहा है, the man has given India an idea and implemented it successfully. मेक इन इंडिया हो, चाहे वो कोई भी इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरानी सरकारें बेहतर थी या नहीं, बट मोदी जी स्टैंड्स आउट। मोदी जी की टीम को 100% क्रेडिट, बट ये सभी लोग यहीं थे, भारत में ही थे ये लोग। लेकिन ये मोदी जी की पारखी नजर है। सोनार भी चाहिए आपको सोने को पहचानने के लिए, हीरे को पहचानने के लिए पारखी चाहिए, वरना हीरे ऐसे ही पहाड़ों में सड़ते रहते हैं। आप समझ रही है ना? तो हीरे की कदर नहीं होती, हीरे को परख के हीरा बनाने वाला जो है ना, वो गरीब रहता है, लेकिन वही होता है जो हीरा पहचानता है। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कि कहा जा रहा है कि सुपर पावर भारत बन जाएगा, एशिया में क्या आप समझते हैं कि जहां पर ये सब कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज, उनमें क्या चीज चेंज होगी, या क्या पावर जो है आप समझते हैं कि एशियन कंट्रीज को महसूस होगी? क्योंकि अभी तक जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो इस साइड से नहीं आई हैं। आप जानते हैं रशिया था, अमेरिका, और इवन चाइना का बहुत नाम लिया जाता था कुछ सालों पहले तक, अब चाइना को तो हर कोई काउंट ही नहीं कर रहा। नहीं, इंडिया देखिए, नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे वो हूँ, डिसएग्रीमेंट में हूँ। अगर आप फिजिकल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन और पावर ऑफ सोल्ड को देख रही हैं, ये इंडिया या एशिया की फिलॉसफी ही नहीं रही लोगों को दबाने की। इसलिए जो इंडिया ने फिलॉसफी दी, जैसे इंडिया की जो 2 फिलॉसफी दुनिया में फेमस हुई, वैदिक फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी है अल्ट्रा पीसफुल। अफगानिस्तान से गायब हो गए बुद्धिस्ट, क्यों गायब हो गए? क्योंकि उन्होंने हथियार ही नहीं रखे।
वही अफगानी जो आज दुनिया को मारने और मरने के लिए तैयार है, वही बुद्धिज्म के समय पे जब इस्लाम आया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, लड़ाई नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा पीस युद्ध के लिए हम जाने को तैयार नहीं, क्योंकि हम अल्ट्रा पीस में जा चुके। जब इंसान स्वयं का डिस्ट्रक्शन करने को तैयार हो, दूसरे का डिस्ट्रक्शन करने को न तैयार हो, यही भारत की फिलॉसफी रही। भारत तलवार की शक्ति का पावर कभी नहीं रहा, ना बनेगा, और तलवार की शक्ति का पावर 600 साल चलता है, 500 साल चलता है, 200 साल चलता है। भारत हजारों हजार साल से चल रहा है। भारत विश्वगुरु ऐसे नहीं बना। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की शक्ति उसका अध्यात्म है, भारत की शक्ति उसका न्यूक्लियर बम नहीं है। न्यूक्लियर बम तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। वी आर नॉट गोइंग टू से पीपल कि हमसे डरो क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारी जो सेना है वो इतनी बड़ी है। ना 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 ना, वो तो हमने सुरक्षा के लिए रखा है कि कहीं कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, जैसे पहले हुए 1000 साल में। ये हमने 1000 साल का लेसन लिखा है। आप यूएन चार्टर को पढ़िए, यूएन चार्टर में ये कहता है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में कि देयर शैल नॉट बी यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसीलिए ये भारत का समय होगा, क्योंकि अब फोर्स का समय जा चुका है। फोर्स मतलब हथियारों का समय जा चुका है, और हथियार का समय जा चुका है। तो ज्ञान में तो दुनिया को ज्ञान देने का काम ही भारत ने किया। तारों की भाषा हमने सिखलाई, जीरो हमने दिया, गणित हमने दिया, अंक गणित, न्यूमेरल सिस्टम्स हमने दिया, सब कुछ की शुरुआत हमने, सब कुछ नहीं, और भी देशों के और भी मानवों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने दुनिया को चीजें दी हैं जो दुनिया में कभी नहीं सोची गई। पहली बार वो भारत के ही वैज्ञानिकों ने या भारत के ही ऋषि मुनियों ने सोची है। भारत की शक्ति समझ लीजिए, तलवार की शक्ति नहीं है, न्यूक्लियर बम की नहीं है। हमारी शक्ति प्यार की है, ज्ञान की है, अपनेपन की है, वसुधैव कुटुंबकम की है। जब हम ये कहते हैं कि वो क्या है हमारा ये कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये है वो पावर। दिस इज द पावर मंत्र। इसको जो भी रटेगा वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कहता है, तेरा मेरा छोटे लोग करते हैं, और जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो सबको अपना पवित्र, सबको अपना परिवार मानते हैं। यदि हमारे आप में जलन है और मैं आरजू जी को अपना मान लूं, जैसे आप हैं, पैलेस्टाइन के दुख में आपका खून, मतलब पाकिस्तानियों का खून रोता है, सीना जलता है, लेकिन भारत में बम बढ़ जाए तो हा सीने पे वो लग जाती है मलहम। वो अगर थिंकिंग सोच छोड़ दें और भारत के भी चोट पे उनको वही दर्द का एहसास हो जो फिलिस्तीन के लिए होता है, तो दुनिया वो सबसे अच्छी हो जाएगी। हमको फिलिस्तीन का भी चोट लगता है और हमको अपना भी चोट लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी फिलॉसफी कहती है वसुधैव कुटुंबकम, दिस इज द पावर, यही मंत्र ऑफ पावर है, वसुधैव कुटुंबकम। जो सर्वे संतु सुखिना, यही है कि सब सुखी हों, अरब हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, सब सुखी हों। दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू बी पावरफुल। होना चाहिए सर, होना भी यही चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। और यकीनन हम खैर पता नहीं इंतजार करेंगे कि कब ये चीज फाइनली अनाउंस हो, लेकिन बहुत टाइम से लोग यही बात कर रहे हैं कि पहले चाइना को, जब मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो चाइना 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 होता था जी, बस चाइना नेक्स्ट सुपर पावर आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि चाइना जो है वो कहीं बहुत पीछे रह गया है और भारत आगे आ गया, तो यकीनन एक सेंटेंस हमें खुश बोलूंगा होना चाहिए जी। बस एक सेंटेंस। देखिए, भारत की यही तो खूबसूरती, वो दूसरा नहीं कहता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, भारत के लिए कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। देयर इज नो वन अदर। हम अदर्स की थ्योरी पे विश्वास नहीं करते। वी बिलीव इन द थ्योरी ऑफ अस, हम। होना भी यही चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू।